नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 31 की। इसमें पैतृक संपत्ति यानी कि वो संपत्ति जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है ना, उसका वर्णन है। ये मूल अधिकार था, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके द्वारा इसे क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 300A में इसे जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे दो डिफरेंस है। अगर आपको ये लग रहा है कि संपत्ति के बारे में तो हम आर्टिकल 19 में पढ़ चुके हैं, तो वो संपत्ति अलग थी। वो संपत्ति क्या थी, एक्वायर्ड थी, वो प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 31 में बात हो रही है पैतृक संपत्ति, आपके पूर्वजों की जो संपत्ति है ना, आपके मम्मी पापा की या दादा दादी की, उसकी बात हो रही है कि ये जो संपत्ति है ना, इसे भी अब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है संविधान संशोधन द्वारा, और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया। यानी कि अगर सरकार कोई भी पब्लिक वेलफेयर का काम करती है और उसे जरूरत पड़ती है, वो एयरपोर्ट बना रही है, बड़ी सी यूनिवर्सिटी बना रही है, और आपकी जमीन बीच में आ रही है, तो आपको मुआवजा देके वो जमीन को यूज कर सकती है, ले सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 32 में। अब एक चीज देखते हैं, अधिकारों को तभी सार्थक माना जाएगा जब उन्हें लागू किया जाए सही तरीके से, और उल्लंघन होने पर तुरंत उपचार भी किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 32 को बनाया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करेंगे कि अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को ही कहा है संविधान की आत्मा। क्यों किया गया है इसे, क्योंकि आर्टिकल 32 है वो मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। यानी कि ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसकी वजह से हमारे बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो प्रोटेक्ट होते हैं, वो संरक्षित होते हैं। और फंडामेंटल राइट को संरक्षण प्रदान करने का काम किसका है, तो सुप्रीम कोर्ट का, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसे मौलिक अधिकारों का संरक्षण घोषित किया गया है आर्टिकल 32 में। ठीक है, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई प्रभावित कर रहा है, कोई क्षति पहुंचा रहा है, हनन कर रहा है, तो आप सीधे किसके पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। अदरवाइज जो सिंपल प्रोसेस था ना, स्टेप बाय स्टेप, वो कैसा था कि कभी भी आपके साथ कुछ गलत होता था तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते थे, वहां जजमेंट होता था। अगर आपको समझ नहीं आया, आपको लगा कि सही से जजमेंट नहीं हुआ है, तो फिर आप हाई कोर्ट जाते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते थे। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 32 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रक्षक है फंडामेंटल राइट्स का। इसलिए अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप सीधे क्या करोगे, कोई प्रोसेस नहीं, आप सीधे जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रभावित होने पर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट या याचिका दायर करती है। यानी कि देखिए, आप पहुंच गए सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो सिर्फ आपकी बात सुन के ही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो नहीं दे देगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक याचिका करेगा, एक आदेश जारी करेगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी व्यक्ति आपके अधिकारों को हनन कर रहा है, उसे बुलाएगा और पूरे मैटर को समझेगा। ठीक है, तो अब वो 5 तरह की जो रिट हैं, अब उन्हें वन बाय वन समझ लेते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, और ये हैबियस कॉर्पस जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके तहत यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, तो जिस भी अधिकारी ने अरेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देती है कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसे सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें, ताकि उसे किस कारण से बंदी बनाया गया है इसका पता लगाया जा सके। यानी कि ये क्या बात करती है, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करती है कि अरेस्ट होने के 24 आवर्स के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उस आदमी को पेश करो, ताकि रीजन पता पड़ सके कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं परमादेश यानी कि मैंडेमस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अब समझते हैं मैंडेमस होता क्या है। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपना जो सार्वजनिक कर्तव्य यानी कि जो भी उसकी पब्लिक के प्रति ड्यूटीज हैं, उनका निर्वाह ईमानदारी से नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टीचर है और वो वहां पे बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, वहां बैठ के स्वेटर बना रही है अपने नाती पोतों का। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो एक पब्लिक सर्वेंट है क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन उसकी पब्लिक ड्यूटीज क्या है, बच्चों को पढ़ाना, जिसका निर्वाह वो ईमानदारी से नहीं कर रही है, उसका मिसयूज कर रही है। तब क्या जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, परमादेश यानी कि मैंडेमस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं को वारंटो। को वारंटो को हिंदी में आप कहोगे अधिकार पुच्छा। इसका अर्थ क्या होता है कि आपका क्या प्राधिकार है, आपको क्या अधिकार है। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट करता है। कब करता है, जब कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई ऐसा कार्य करने लगता है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो उसे रोकने के लिए
क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट ये वाला नोटिस जारी करती है। इसमें पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहां पे डॉक्टर साहब नहीं आए और क्या हुआ, मरीज बहुत ज्यादा थे, तो चपरासी ने इंजेक्शन लिया और सबको लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। और किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई तो वो चला गया सुप्रीम कोर्ट, उसने बोला बताइए चपरासी ने हमें इंजेक्शन लगाया, क्यों लगाया, जबकि ये ड्यूटी किसकी है, डॉक्टर की है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वहां पे नोटिस भेजेगी और तुरंत उस चपरासी को क्या किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। और उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी पूछा जाएगा कि किस हक से इस व्यक्ति को ये काम करने दिया, जबकि ये तो एलिजिबल नहीं था, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपकी जो रिट है उसको कहेंगे प्रोहिबिशन, हिंदी में आप इसे कहोगे प्रतिषेध। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू स्टॉप, रोक देना, ठीक है। तो जो ऊपरी न्यायालय है वो क्या करता है, अपने से निचले न्यायालय पर इस रिट को देती है। कब देती है, जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अपने अधिकारों का मिसयूज करती है। कोई ऐसा केस, कोई ऐसा मुकदमा वहां चलने लगता है जो उनके क्षेत्राधिकार के अंदर भी नहीं आता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कानपुर में कोई मर्डर केस हुआ है, लेकिन वो कहाँ की निचली अदालत में चल रहा है, वो राजस्थान की निचली अदालत में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन्हें आदेश देगी कि ये इसे बंद करो, इस पे जो भी कार्रवाई हो रही है उस पे स्टे लगाओ, उसे बंद करो अभी, क्योंकि ये तुम्हारे कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा, तुम अपने राइट्स का मिसयूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेटियोरेरी यानी उत्प्रेषण। यह भी ऊपरी न्यायालय द्वारा ही किया जाता है निचली न्यायालयों पर, लेकिन ये तब किया जाता है, मान लो जो निचली अदालत है उसने क्या किया, अपने अधिकारियों का उल्लंघन करा और किसी भी मुकदमे का फैसला सुना दिया। पहले क्या हो रहा था, वहां पे मुकदमा चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, हम थोड़े लेट हो चुके हैं और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। तो अब क्या करेगी ऊपरी अदालत, क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो कहेगा कि ये फैसला जो तुमने सुनाया ये गलत है, क्योंकि ये तुम्हारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ठीक है, अप्रत्यक्ष है, या फिर जो तुमने फैसला सुनाया है वो सही नहीं जजमेंट दिया है। इसलिए क्या करेगी ऊपरी अदालत, ये कहेगी कि हम मांग करते हैं कि ये जो भी मुकदमा है ये हमें फॉरवर्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो 5 प्रकार की रिट थी, इन्हें अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि अनुच्छेद 226 में लिखा है कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत कहा गया है कि हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है अपने से निचली अदालतों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 33 की। अनुच्छेद 33 क्या बात करता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी है, उसके हित के लिए, उसकी रक्षा के लिए जो संसद है उसको ये अधिकार है कि कुछ लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है उसे सीमित कर दे, उसे लिमिट में रखे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सेना है, जो हमारी मीडिया है, जो हमारे राजदूत हैं और जो हमारे गुप्तचर हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सीमित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, मान लीजिए सेना है तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, इंडिया की खुफिया जानकारी होगी, तो अगर हम उन्हें फंडामेंटल राइट दे दें कि आपको स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल दो, तो हमारे सीक्रेट्स यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। मीडिया के पास भी काफ़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है, जो हमारे राजदूत होते हैं ना, जो हमारे एम्बेसडर होते हैं फॉरेन के, तो वहाँ पे भी रहती है। जो गुप्तचर हैं, जो रॉ एजेंट हैं, जो हमारे स्पाई हैं, ठीक है, उनके पास भी काफ़ी ऐसी जानकारी है जो अगर इधर से उधर हुई तो भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए क्या किया जाता है, इनके जो मूल अधिकार हैं उन्हें सीमित कर दिया जाता है, उन्हें लिमिट कर दिया जाता है। हमें जितने सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं इन्हें वो नहीं है, इनके फंडामेंटल राइट्स को कम कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अनुच्छेद 34 क्या बात करता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि जो सैनिक छावनी है वहां पे जो सिविल लॉ होते हैं ना, जो आम नागरिकों के लिए लॉज होते हैं, वो काम नहीं करेंगे। वहां पे मार्शल लॉ यानी कि जो सेना का कानून है वही लागू किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, ठीक है। और मार्शल लॉ क्या करता है, जो सैनिक है उनके मूल अधिकारों को सीमित करता है, जो कि हम अभी आर्टिकल 33 में देख चुके हैं कि जो सैनिक है उन्हें सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। वहां पर जो लॉ चलता है वो कौन सा लॉ चलता है, मार्शल लॉ चलता है, ठीक है। भारत के किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र ऐसा हो जहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, यानी कि सेना का कानून लगा दिया जाता है। और इसमें सबसे कठोर जो सेना का कानून है उसमें सबसे कठोर कानून कौन सा है, अफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये बहुत ही सख्त कानून है, क्योंकि ये सेना को इतना ज़्यादा पावर दे देता है, इतना ज़्यादा अधिकार दे देता है कि वो देर रात में भी जाके किसी के भी घर की, किसी भी महिला पुरुष की तलाशी ले सकती है, ठीक है।
और अपने अकॉर्डिंग कार्यवाही कर सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 35 की। संसद मूल अधिकारों को और अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए भविष्य में कोई भी नया कानून बना सकती है या जो पहले के बनाए गए कानून है उनमें परिवर्तन भी कर सकती है। यानी कि हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स का वर्णन कहाँ से कहाँ था, आर्टिकल 12 से था आर्टिकल 35 में। तो आर्टिकल 35 में ये कहा गया है कि संसद को पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि यही तो लॉज बनाती है, ठीक है। तो संसद को पूरा अधिकार है कि आने वाले भविष्य में वो क्या कर सकती है, जो फंडामेंटल राइट्स है इन्हें थोड़ा और प्रभावी कर सकती है, इनमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, इनमें संशोधन कर सकती है और कई चीजें ऐड कर सकती है, इनमें परिवर्तन कर सकती है, बदल सकती है इन्हें थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बार रिपीट देख लेते हैं जो भी हमने आर्टिकल देखे। समानता का अधिकार हमें कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 से 22 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हमें दिया है आर्टिकल 29 व 30 में। संपत्ति का अधिकार जो कि अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो किस नंबर पे था, 31 पे था, जो कि हम देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 32 में दे रखा है। नेक्स्ट, एक चीज यहाँ पे हम नोट करेंगे कि आर्टिकल 14, 20, 21 पार्ट ए, 23, 24, 25 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किस किस को दिए गए हैं, भारतीय लोगों को भी दिए गए हैं और जो विदेशी लोग हैं उन्हें भी ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। मान लीजिए कोई फॉरेन व्यक्ति यहाँ पे टूरिज्म करने आता है तो उसे भी ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, ठीक है, घूमने फिरने की आज़ादी उसे मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीय लोगों को मिले हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो हैं 15, 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कौन एंजॉय करता है, सिर्फ भारतीय लोग ही कर सकते हैं, वो लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है। और एनआरआई भी इसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि एनआरआई कौन व्यक्ति होते हैं, वो जिनका जन्म भारत में हुआ होता है लेकिन वो जॉब करने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए कहाँ चले गए हैं, विदेश चले गए हैं और वहाँ 6 महीने से ज़्यादा समय उन्होंने बिताया है, तभी तो वो एनआरआई हो गए हैं। लेकिन वो पैदा कहाँ हुए थे, भारत में, तो वो भी किस कैटेगरी में आएंगे, भारतीय में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।